हाँ जी, तो व्हाट इज़ बायर्स पर्सोना? बायर पर्सोना क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं? ऐसा बायर पर्सोना अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, क्या टूल यूज़ करोगे और इसका क्या क्या बेसिकली बेनिफिट्स हैं? तो आज इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो बायर पर्सोना बेसिकली एक सेमी फिक्शनल जो है ना प्रोफाइल होता है आपके बायर का। बेसिकली सेमी फिक्शनल मतलब थोड़ा सा इमेजिनरी, आधा इमेजिनरी। तो आप थोड़ा प्रिडिक्शन मार के चलते हो कि यार ऐसा ऐसा मेरा जो है ना पर्सोना होगा। बायर का मतलब छवि, उसकी उसकी जो ख़रीदार की छवि है वो इस तरीके से होगी। तो उसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली आगे हम बात करेंगे। तो बायर पर्सोना में क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जैसे एज, जेंडर वगैरह वगैरह, और कौन कौन इन्वॉल्व हैं। और एक बायर पर्सोना जो है, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो एक से दो बायर पर्सोना के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके मल्टीपल बायर पर्सोना होते हैं। ठीक है, बायर पर्सोनाज होते हैं जैसे चेन इन्वॉल्व होती है सेल्स के लिए कि हाँ, एक बेटे को अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके पापा भी उस डिसीजन में, है ना, इन्वॉल्व होंगे, उसकी मम्मी भी होगी। तो दो से तीन बायर पर्सोनाज हो गए। तो इसको कस्टमर पर्सोना भी कहते हैं और मार्केटिंग पर्सोना भी कहते हैं। तो ये हो गया जी पर्सोना कि ऐसे ऐसे उसकी पता चल जाती है बंदे की छवि की क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, पर्सन को किसको टारगेट करना जा रहे हैं। इसको मार्केटिंग पर्सोना भी कहते हैं। ये सब पता चल गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? चार बेनिफिट्स जो मेजर होते हैं उनमें से सबसे पहला है एनहेंस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं कि वो और बिके, फॉर एग्जांपल और सेल हो, है ना। इन शॉर्ट अगर इसे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में समझे, फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है या पहले करने वाली है न्यू प्रोडक्ट, या पहले ही कुछ करा हुआ है लॉन्च फॉर एग्जांपल, उसमें ऐसे क्या चेंजेस करें अगर हम कि अगर पहले 50 बंदे खरीद रहे थे तो अब 60 खरीदने लगे। फॉर एग्जांपल कि एक दवाई है वो 4 बीमारियां ठीक करती है, बट उसमें ऐसा क्या और इंग्रेडिएंट डाल दें कि वो दो बीमारियां और ठीक करने लग जाए, मतलब 6 बीमारियां ठीक करने लग जाए। तो और ज़्यादा लोग खरीदेंगे ना, क्योंकि वो दो बीमारियां किसी ना किसी और लोगों में भी होंगी। तो वो प्रोडक्ट सबके लिए ही ज़्यादा मतलब बिकने लग जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग। अगर आपको पता है कि आपके बायर का पर्सोना कैसा है, कौन खरीदेगा, किसे मुझे एक्चुअली मार्केट करनी है ये चीज़, है ना, क्योंकि हर कोई आपका बायर नहीं है। हर किसी को आप मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकते। आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस है, स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसे आपको अपने कैंपेन्स दिखाने हैं, चाहे वो ऑफलाइन आप कोई मार्केटिंग कर रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। तो जब आपको पता है कि अगर एक स्पेसिफिक ऑडियंस है तो उसके लिए आप कैंपेन जो है एक स्पेसिफिक बनाओगे। आपको मैसेजिंग का भी ध्यान रखना होगा, टारगेटिंग का भी ध्यान रखना होगा, फनल का भी ध्यान रखना होगा। उससे आपकी ROI भी अच्छी आएगी, ROAS भी अच्छा आएगा, ACOS बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल्स। ROI आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब सारे मेट्रिक्स जो एक बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। एडवर्ट और एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, ये सब मेट्रिक्स आपके बैलेंस रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जिससे बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो है मोर सेल्स। एज अ सेल्स पर्सन जब आपको पता होता है कि आप किससे एक्चुअली किससे बात कर रहे हो, किसे मीटिंग में जा रहे हो, है ना, सेल जो सेल पिच मारनी है आपको, सेल पिच किसके लिए कैसे मारनी है, आपको थोड़ी क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है कभी कभी उसके लिए, है ना। अब 20-25 साल के बंदे के लिए आप 50 साल वाली सेल पिच नहीं मार सकते, दोनों में थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। आपको उस तरीके के एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, उस तरह की माइंड मैप बना के उस तरीके के एग्जांपल्स दे के उस जोन में आना पड़ता है, वो वोकेबलरी यूज़ करनी पड़ती है। तो वो वाली चीज़ है। एज अ सेल्स पर्सन आपको पता होता है जब कि हाँ यार ये मेरा बायर है, ये इस तरीके के इसके गोल्स हैं, इस तरीके के इसके पेन पॉइंट्स हैं। तो आप उनको समझ पाते हो। जितना समझोगे उतना ट्रस्ट गेन होगा, जितना ट्रस्ट गेन होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होगी। तो फोर्थ बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट। जब आपने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट कर दिया, सेल कर दिया, तो तब भी कुछ ना कुछ इशू आ जाता है कस्टमर्स को, है ना, कि अरे नहीं मेरे को तो ये ड्रेस अच्छा नहीं, या कुछ भी वो, यानी बेसिकली आपको एक कस्टमर सपोर्ट टीम चाहिए होती है जो सपोर्ट दे सके या उन्हें गाइड कर सके, इस तरीके से परचेज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है, कुछ भी किसी भी तरह का सपोर्ट। अब अगर उन्हें भी नहीं पता होगा वो किससे बात कर रहे हैं, क्या पर्सोना है उस बंदे का, तो उनको भी डिफ़िकल्टीज आती हैं
कस्टमर को हैंडल करने में, और कभी कभी तो एंग्री कस्टमर्स भी मिल जाते हैं ना। तो ऐसे में जब आपको पर्सोना पता होता है किससे बात कर रहे हो एज अ कस्टमर सपोर्ट पर्सन, तो आपको पता होता है कि किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से क्या वोकैब यूज़ करनी है कि बंदा शांत हो जाए जल्दी, या उसका जो इशू है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये बायर पर्सोना के बेसिकली 4 बेनिफिट हैं कोर। तो बात आती है कि बायर पर्सोना बनाए कैसे। इसके लिए आप इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्च के बेसिस पे डेटा गैदर करोगे, और आपका बायर पर्सोना डेटा के बेस पे ही होना चाहिए ताकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। अब इसके लिए चाहे आप सर्वेस रन कर लो, आपकी कंपनी में पहले किसी ने एग्जिस्टिंग बंदे ने कैंपेन्स चला रखे हैं वो देख लो, नए कैंपेन्स बना के, टेस्टिंग कैंपेन्स बना के डेटा गैदर करके उससे भी बना सकते हो। अपनी वेबसाइट पे कोई यूज़र्स आ रहे हैं उनके लिए प्री डिफाइंड क्वेश्चंस के एक टेम्पलेट बना सकते हो, तब जाके वो आपके कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे तो पहले उसे वो सारे क्वेश्चन फिलअप करने पड़े, ताकि फ़िल्टर होकर आपके पास डेटा आए कि हाँ यार इस तरीके का ये बंदा है, और ये इसके पेन पॉइंट्स हैं, ये इसके जॉब टाइटल है या कुछ भी जो भी है, तो डेमोग्राफिक्स ही हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये परचेज़ कर रहे हैं, इस तरीके के बंदे परचेज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये भी पता लग गया बायर पर्सोना क्या है, बेनिफिट पता लग गए, डेटा गैदर करना है पता लग गया। अब डेटा में भी क्या गैदर करना है, क्या डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, उनकी कैटेगराइजेशन क्या होती है, अब ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स से आपका ट्रस्ट जो है ना, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कस्टमर तो आपको पर्सनल डिटेल्स देगा। तो पर्सनल डिटेल्स से आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि आपका कस्टमर कौन है। इसमें आप एज, नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, लोकेशन, इनकम और एजुकेशन, ये सब पूछ सकते हो अपने कस्टमर से कि भैया आपकी ये चीज़ें बता दो, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरी चीज़ है प्रोफेशनल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको थोड़ा लाइफस्टाइल समझ आ जाता है ना, और परचेजिंग पावर का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा इतने की जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, या इसका इतना बिजनेस है तो इतनी परचेजिंग पावर हो सकती है, एक एस्टिमेट लग जाता है। तो इसमें जॉब टाइटल, अगर वो बंदा आपका जॉब टाइटल है, या उनका डेजिग्नेशन क्या है, हो सकता है कंपनी ओनर हो, आप B2 में इंडस्ट्री में हो, और B2C में हो तो जॉब टाइटल है ना, तो और उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, किस टाइमिंग पे वो काम करते हैं, और कहाँ वो काम करते हैं, ये सब चीज़ें आप जो है प्रोफेशनल डिटेल्स में ले सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा ठीक है ये बंदा इस तरीके से काम करता है, ये इस लाइन में काम करता है। तीसरा सेक्शन आप बना सकते हो गोल्स एंड चैलेंजेस का। फॉर एग्जांपल कि उनके करियर गोल्स क्या हैं, या वैसे ही गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल किसी को कार लेनी है, किसी को फुटबॉलर बनना है, किसी को मैनेजर बनना है कंपनी में, है ना। हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, तो गोल्स आपको पता होने चाहिए। ये पूछ सकते हो आप क्वेश्चंस में, उनके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं वो बनने में। हो सकता है कि भाई कोई काम कर रहा है बट उससे उस तरीके की आउटपुट नहीं निकल पा रही है, अगर वो मैनेजर बनना चाहता है तो थोड़ा और काम करे तो वो और अच्छा, मतलब अच्छी पोस्ट पे लग जाए, बट उसके लिए उसकी अब बॉडी साथ नहीं दे रही, तो वो चाहता है कि मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए, तो सप्लीमेंट कंपनी टारगेट कर सकती है। वो चाहता है कि मुझे स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, मसाजर सेल कर सकते हो, तो मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हो गए उनके गोल्स। और उसके बाद चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस यही हो गए कि ये प्रॉब्लम है यार, मेरा सिर जल्दी दुखता है, मुझे अच्छे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए ताकि मेरी आई साइट जो है उसको तो फ़र्क ना पड़े, क्योंकि चश्मा तो चाहिए, आई साइट वीक हो गई है, बट यहाँ पर मेरे कहीं पे दर्द होता है, कुछ बंदे कहते हैं, तो उनके लिए फ्रेम लाइट वेट हो गया, अच्छा हो गया, कलर्ड हो गया, जो भी फॉर एग्जांपल। तो ये आपके उनके चैलेंजेस हो गए। चैलेंजेस सॉल्व करते हो तो आपको पता लग जाता है किस तरीके से आपका प्रोडक्ट सर्विस उनके लिए सॉल्यूशन बन सकता है, और बन भी सकता है या नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है वेयर आर दे, मतलब कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, किस टाइमिंग पे वो अवेलेबल होते हैं, है ना। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि वो कॉल्स लेना पसंद करते हैं, ईमेल्स करना पसंद करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप, कहाँ मिलेंगे वो, किस प्लेटफॉर्म पे, किस वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ना। ये सब चीज़ें, और किस एरिया में वो रहते हैं, किस एरिया में वर्किंग है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाए तो ये वेयर आर दे वाली कैटेगरी में आ सकती हैं। अच्छा, एक और सेक्शन जो होता है वो होता है वैल्यूज़ एंड फियर्स का। तो वैल्यूज़ एंड फियर्स में क्या होता है कि वो कोई प्रोडक्ट और सर्विस लेते हैं तो वो क्या चीज़ें देखते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई गैजेट ले रहे हैं मोबाइल, तो उसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए या क्या, ये होती हैं वैल्यू। किस चीज़ को वो वैल्यू देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, पर्सनल लाइफ में किस चीज़ को वैल्यू देते हैं।
ठीक है। और उनके फियर्स क्या हैं कि नहीं यार, मैं तो ऑनलाइन ये चीज़ नहीं ख़रीदता, मैं तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ही लेता हूँ, किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से नहीं लेता, क्योंकि मेरे मन में फ़ियर है कि रिटर्न नहीं कर पाऊँगा। तो ये उनका फ़ियर है। तो ये आप अपनी सेल्स पिच के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू दूर कर सकते हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये इनके फ़ियर्स हैं और ये इनकी प्रायोरिटी रहती है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ये सब आप पता कर सकते हो। इन सब चीज़ों से आपको फियर्स एंड वैल्यूज़ पता लग जाएंगी। ओके, इन सब के बाद जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है और भी, वो होता है नेगेटिव इन्फो। नेगेटिव इन्फो में क्या रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको आपको अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करना, मार्केट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बोलते हैं टू एक्सपेंसिव है, कि आपका बड़ा महंगा है जी, और जिनका बजट नहीं है, या ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपकी रीच नहीं है खुद की। रॉन्ग डेमोग्राफिक कि यार 16 साल 18-20 साल का बच्चा क्या लेगा, ये प्रोडक्ट तो है ही 1 लाख का हमारा, है ना। तो हम तो 24-30 से ऊपर के बंदों को ही टारगेट करना चाहते हैं। तो रॉन्ग डेमोग्राफिक भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। रॉन्ग आपको इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम कर सकती है कि आप बेच गाड़ी रहे हो, पर आप है ना बेच साइकिल वाले के पास रहे हो कि यार जो साइकिल है आपका B2B बिज़नेस है, बिज़नेस टू बिज़नेस इंडस्ट्री, और आप साइकिल वाले बिज़नेस ओनर्स को टारगेट कर रहे हो कि हमसे कार खरीद लो। तो रॉन्ग इंडस्ट्री में भी नहीं जाना। ये सब चीज़ें आपको बायर पर्सोना में मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरे को यार ये सब चीज़ें अपने बायर के अंदर नहीं चाहिए। तो जिसका बजट का इशू हो, लोकेशन का इशू हो, ये चीज़ वो चीज़, सावा पंगे जो आपको नहीं चाहिए। तो अब बात आती है कि कैसे बनाएं, डॉक्यूमेंट कैसे करें इस बायर पर्सोना को। इसके लिए आप HubSpot का एक टूल आता है, मेक माई पर्सोना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यहाँ से जाके अपने बायर का पर्सोना बना सकते हो। तो मेक माई पर्सोना पे आने के बाद बहुत इजी है पर्सोना बनाना। आपको सिंपली राइट बटन पे क्लिक करना है, बिल्ड माई पर्सोना पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ये डिटेल्स पूछेगा जैसे एज वगैरह कि कौन सी कंपनी नेम है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, जॉब टाइटल वगैरह। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। 6-7 स्टेप होंगे। 7 स्टेप के बाद आपका पर्सोना रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद अब यहाँ से आप डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। और फिर ये आपको आपकी डिटेल्स मांगेगा कि यार पर्सनल और बिज़नेस जितनी भी डिटेल्स हैं, आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी का नेम, आपका नंबर, नाम, ये सब फिल करने के बाद आप नीचे यहाँ डाउनलोड नाउ का बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड PDF कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है बायर का पर्सोना सक्सेसफुली बना के आपने डाउनलोड कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपका करियर एनहेंस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई बिज़नेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। साथ ही अगर आप फेसबुक या गूगल पे एड्स रन करते हो, आपसे कॉस्ट पर कन्वर्जन ड्रॉप नहीं हो रहा ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे, तो आप मेरी ई बुक परचेज कर सकते हो, अ मार्केटर्स गाइड टू एड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मैंने मेंशन किया कि क्या डेटा पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ करते हो अपने कैंपेन्स को, ताकि आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर 100 रुपीज़ आ रही है तो वो 70, 60 या 80 तक आ जाए। और अगर आपकी कंपनी का या खुद का बजट आपका 10 लाख रुपए है, तो आप 7 लाख या 7.5 लाख में ही वही रिजल्ट ले आओगे जो दूसरा बंदा या खुद आप पहले 10 लाख में ला रहे थे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव ई बुक है, और जिन्होंने परचेज़ किया वो इसका बेनिफिट बताते हैं, इवन उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया। सो कभी फुर्सत में शेयर करूँगा आपसे, बट सच में ये ई बुक बहुत इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही बिज़नेस रिलेटेड या पर्सनल इंक्वायरीज़ के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका यूज़र नेम है ईजी डिजिटल मार्केटिंग 500, यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो। साथ ही टेक्स्ट बेस और डीप डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स और कंटेंट रीड करने के लिए आप मेरी edmfeed.com के ब्लॉग्स रीड कर सकते हो और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।